Disclaimer. This video is a fan-made narrative and explanation of a fictional story. It does not include or reuse any official audio, video, music, or other copyrighted material from any platform. All voiceovers, narrations, and scripts are completely original and independently created by the creator. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी ट्यूब की उस दुनिया में जहां हर कहानी अपने साथ लाती है एक नया रहस्य, नया रोमांच और ढेर सारी भावनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि हमारी अगली रोमांचक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ आपको मिलेंगी थ्रिलर से भरपूर कहानियाँ, अद्भुत साई-फाई फैंटेसी की झलक और दिल को छू जाने वाली लव स्टोरीज जो हर बार आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए अब वक्त है आज की कहानी में खो जाने का। सार्थक 5 पंजों वाले सुनहरे अजगर के कपड़े पहने एक युवक कुछ लोगों के साथ हॉल में आया। हाँ महाराज। वहां मौजूद सारे पहरेदार आगंतुकों को देखकर घुटनों पर बैठ गए। ये था सौरभ, मायालोक राज्य का राजकुमार। हाँ महाराज। सार्थक, युवराज और बाकी लोग सम्मान से झुके। सौरभ एक तरफ खड़े होकर बोले, मैंने राजकुमार को देखा, तुम्हें इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं। सौरभ ने हाथ हिलाया और कुछ ही कदमों में सौरभ के पास आ गए। उन्होंने जल्दी से सौरभ को उठाया और हंसते हुए कहा, भाई सौरभ, तुम इतने शिष्टाचार क्यों कर रहे हो? उनका व्यवहार दोस्ताना था, जैसे किसी पुराने दोस्त से मिल रहे हो। सौरभ ने हंसकर कहा, युवराज, आप मायालोक के राजकुमार हैं, भविष्य के सम्राट। सौरभ की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? अरे तुम गलत बोल रहे हो। सौरभ ने हल्के से डांटा, हमारे बीच ऐसा रिश्ता है, आगे से ऐसा मत करना। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और खूब बातें की। चौथे राजकुमार ने भौहें चढ़ाकर कहा, दूसरे भाई, ये रक्त आत्मा कुंड की तैयारी का हॉल है, आप अचानक यहाँ क्यों आए? सौरभ ने उनकी तरफ हल्के से देखा। चौथे भाई, ये हमारे दत्ता परिवार की प्रतिभाओं को इकट्ठा करने का हॉल है। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे मायालोक राज्य की प्रतिभाएं कैसी हैं। इसमें क्या गलत है? फिर सौरभ ने मुस्कुराते हुए सार्थक की ओर देखा और कहा, मैंने अभी जेंद्र की बात सुनी और मुझे वो बहुत सही लगी। मैंने सुना है कि इस बार आर्यव्रत ट्रेनिंग कॉलेज के कुछ छात्र हिम शक्ति झील यात्रा गए थे। मैं देखना चाहता हूं कि इस बार के तेज भूमि कैसे प्रदर्शन करते हैं। मैं अपने पिता से कहूंगा कि उन्हें रक्त आत्मा कुंड में जाने की इजाजत दी जाए। और राजकुमार ने विवान को ठंडी नजरों से देखा और आंखें सिकोड़ ली। बहन श्रद्धा राजा अमरेंद्र की बेटी हैं और हमारे दत्ता परिवार से हैं। तुम और बहन श्रद्धा एक ही गाड़ी में आए, जो हमारे दत्ता परिवार की इज्जत के लिए ठीक नहीं। अगर मेरी ताकत अच्छी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरी ताकत कमजोर रही तो क्या ये हमारे दत्ता परिवार का अपमान नहीं होगा? सार्थक, तुम जाकर विवान से लड़ो और देखो वो क्या कर सकता है। हाँ महाराज। सार्थक को राजकुमार का साथ मिला और वो बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी बात को इतने लोग समर्थन देंगे। उसने तुरंत विवान से कहा, विवान, तुमने सुना ना, महाराज भी तुम्हारी ताकत देखना चाहते हैं। चलो मैं तुम्हारी ताकत देखता हूं। सार्थक मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। चौथे राजकुमार का चेहरा बदल गया और उन्होंने कहा, दूसरे भाई, ये ठीक नहीं। विवान वो खिलाड़ी है जो इस बार रक्त आत्मा कुंड में जा रहा है। अगर उसे कुछ हो गया तो पिताजी हमारी जिम्मेदारी लेंगे। क्या आप इसका जिम्मा ले सकते हैं? चौथे भाई, तुम बहुत ज्यादा सावधान हो। मैंने सार्थक से बस विवान से लड़ने को कहा है, इसमें क्या हो सकता है? सौरभ ने मजाक में कहा और फिर विवान से बोले, क्या तुम्हें हिम्मत नहीं हुई? क्या तुम सिर्फ नाम कमाने की कोशिश कर रहे हो, या तुम्हें हार का डर है, या फिर तुम सार्थक से नफरत करते हो? राजकुमार की बात सुनकर सार्थक का चेहरा ठंडा पट्टी डीएच गया। उसने कहा, विवान, अगर तुम में हिम्मत है तो लड्डी देखने आ जाओ। अगर तुम अपनी असली ताकत नहीं दिखाते तो मैं तुमसे सिर्फ शारीरिक ताकत से लड्डी दूंगा और एक हाथ पीछे रखूंगा। क्या तुम इतना भी नहीं मान सकते? विवान का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें ठंडी हो रही थीं। क्या ये वही लड़की है जिसे किसी आशीर्वाद ने शक्तिशाली साधना नहीं दिया और वो उसे चुनौती देने आई है? वो देख सकता था कि राजकुमार सौरभ और सौरभ के बीच रिश्ता बहुत अच्छा है। वो साफ तौर पर इस मौके का फायदा उठाकर सौरभ को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन सार्थक इतना नासमझ है कि राजकुमार के लिए गोली खाने को तैयार है। विवान ने सबकी ओर देखा और तंज भरे लहजे में कहा, क्योंकि राजकुमार ने ये बात कही है तो मैं तुमसे लड़ूंगा। विवान, जल्दबाजी मत करो। सार्थक 3 साल पहले आर्यव्रत ट्रेनिंग कॉलेज की सालाना परीक्षा का विजेता था। अब उसकी ताकत क्षेत्रीय शक्ति लेवल के आखिरी चरण में है। तुम चाहे जितनी मदद लो, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जल्दी मत करो। श्रद्धा की चिंतित आवाज विवान के कानों में गूंजी। विवान ने हंसकर कहा, चिंता मत करो, मुझे अपनी समझ है।
अगर तुम उसे ताकतवर बनाना चाहते हो तो पहले अपनी ताकत तोलो। वो गलत इंसान को चुन रहा है। अब विवान की ताकत 50 घोड़ों जितनी हो गई है। भले ही वो स्वर्ग लेवल का ताकतवर हो, उसे लड़ने की हिम्मत है, और क्षेत्रीय शक्ति लेवल का योद्धा सार्थक तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ऐसी लड़ाई का कोई मतलब नहीं, ये मजेदार नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, जो हारेगा वो जमीन पर घुटने टेकेगा और 2 बार भौंकेगा। कैसा रहेगा? विवान ने हंसते हुए कहा। सब लोग विवान को हैरानी से देखने लगे। क्या विवान पागल हो गया है? सार्थक ने उसे चुनौती दी और कुछ न कहने का वादा किया। फिर भी वो खुद को हारा हुआ दिखाना चाहता है। इस साल की परीक्षा में चैंपियन बनने के बाद उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया है। उपलब्धियों की बात छोड़ो, सिर्फ नंबरों की बात करो। यहाँ मौजूद लोगों में से कौन आर्यव्रत ट्रेनिंग कॉलेज से पास नहीं हुआ? जब वो पास हुए थे तब ज्यादातर चैंपियन ही थे। ठीक है, क्योंकि तुम कुत्ता बनना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। सार्थक गुस्से में था और उसने तंज कसा। विवान बहुत घमंडी था। क्या उसे लगता था कि वो उसे हरा सकता है? ये हास्यास्पद है। मैं उसे दिखाऊंगा कि निराशा क्या होती है। मुझे लगता है कि ये शर्त भूल जाओ। हम सब दोस्त हैं, लड़ाई से दोस्ती खराब मत करो। इस वक्त राजकुमारी दिव्या ने अचानक बोलना शुरू किया। हालांकि वो विवान से नाराज थी और उसे सबक सिखाना चाहती थी, फिर भी वो नहीं चाहती थी कि राजकुमार और सौरभ की मंशा पूरी हो। श्रद्धा, ये गलत है। विवान ने खुद ये शर्त रखी है। इससे पता चलता है कि वो बहुत आत्मविश्वास में है, तो हम उसका मजाक क्यों खराब करें? राजकुमार ने हंसते हुए कहा। महाराज सही कह रहे हैं। सार्थक आगे बढ़ा और भी पीछे हट गई। जल्द ही मैदान में सिर्फ विवान और सार्थक रह गए। सार्थक ने हंसकर कहा, विवान, तुम्हें सावधान रहना होगा। मेरे वार से हार मत जाना। साल के अंत की परीक्षा के विजेता का चेहरा खो जाएगा। इतना कहते ही सार्थक का पूरा शरीर लड़ाई के जोश से भर गया। एक डरावनी सांस तूफान की तरह बही और विवान पर जोर से टकराई। धम! लड़ाई की भावना तूफान की तरह थी जो बार बार टकरा रही थी। जाहिर था कि वो विवान को सिर्फ गति से हराना चाहता था। इसके उलट विवान ने एक कदम भी नहीं हिलाया। सार्थक जोर से चिल्लाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी गति लहरों और सुनामी की तरह और तेज हो गई। उसने अपनी गति को चरम पर पहुंचा दिया और पूरा हॉल गूंज उठा। थोड़ी दूरी पर युवराज, सुधांशु, श्रद्धा और बाकी लोगों के चेहरे बदल गए। उनके शरीर में ऊर्जा और खून उबाल मार रहा था। उन्होंने चुपके से कहा, कितना ताकतवर है। हॉल में कई पहरेदारों का रंग भी बदल गया और वो हैरान थे। ये मायालोक राज्य का प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के लायक है। अपनी जवानी में ही वो क्षेत्रीय शक्ति लेवल के आखिरी चरण में पहुंच गया। गति के मामले में ये पहरेदारों से भी ज्यादा डरावना है। अगर सचमुच लड़ाई हो तो शायद हम 3 लोग भी इसका मुकाबला न कर पाए। इन बड़े लोगों के बच्चों के मार्शल आर्ट और कौशल अनोखे हैं। ये डरावना है। हालांकि ये सिर्फ ऊंचे लेवल के थे। सार्थक के उच्च लेवल ये कौशल की तुलना में ये प्रतिभाएं अभी भी बहुत पीछे थीं। अगर लड़ना है तो इतना चिल्लाने की क्या जरूरत? ये तो ओपेरा गाने जैसा है। तुम क्या कर रहे हो? विवान ने देखा कि सार्थक देर तक चिल्ला रहा था लेकिन कुछ कर नहीं रहा था। वो भौहें चढ़ाए बिना न रह सका। विवान की बात सुनकर सार्थक, जो अपनी गति को लंबे समय तक बनाए रखे था, लगभग जमीन पर गिर पड़ा। क्या बात है? तुम बिना किसी प्रभाव के इतने देर तक अपनी गति कैसे बनाए रख सकते हो? ये कैसे हो सकता है? राजकुमार सौरभ ने भी भौहें चढ़ाई। सार्थक, अगर करना है तो जल्दी करो। हाँ महाराज। सार्थक उदास हो गया, अपनी ताकत समेटी और एक ही वार में जोर लगाया। एक जोरदार चीख के साथ सार्थक की दाहिनी मुट्ठी जैसे आसमान से कोई पहाड़ा विवान की ओर बढ़ी। दिव्य मुक्केबाजी कला दक्षिणी अभियान के जेंद्र का खास युद्ध कौशल है। इस दिव्य मुक्केबाजी कला के साथ वो एक स्कूल कप्तान से मायालोक राज्य का मशहूर राजकुमार बना। इस मार्शल आर्ट से मारे गए सैनिकों और जनरलों की संख्या कम नहीं थी। दिव्य मुक्केबाजी कला अर्थ लेवल का मध्यम मार्शल आर्ट है जिसे 6 लेवलों में बांटा गया है। पहला लेवल घोड़ा है। दूसरे लेवल पर 30 घोड़ों की ताकत होती है। तीसरे लेवल पर 50 घोड़ों की ताकत। इसी तरह छठे लेवल पर 500 घोड़ों की ताकत होती है। दक्षिणी अभियान के राजकुमार जेंद्र का दिव्य मुक्केबाजी कला सिर्फ एक अवशेष है। इसे चौथे लेवल तक यानी 100 घोड़ों की ताकत तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस कौशल के आधार पर जेंद्र ने सेना में बड़ी उपलब्धियां हासिल की। हालांकि सार्थक की ताकत क्षेत्रीय शक्ति लेवल के आखिरी चरण में थी, उसका दिव्य मुक्केबाजी कला
तीसरे लेवल तक पहुंच गया था और उसके पास 40 घोड़ों की ताकत थी। यही उसका आत्मविश्वास था। ताकत के मामले में वो क्षेत्रीय शक्ति लेवल के योद्धाओं में लगभग अजेय था। विशाल लोहे की मुट्ठी ने हवा को चीर दिया और तेज चीख के साथ विवान की ओर बढ़ी। सार्थक सोच रहा था कि इस वार से विवान की हड्डी टूट जाएगी और वो दर्द से जमीन पर गिर पड़ेगा। उसके मुंह के कोने पर एक गंभीर मुस्कान थी। खाली जगह में दो मुट्ठियां तेजी से टकराईं। थम! सार्थक ने जो सोचा था वो नहीं हुआ। विवान अपने पैरों पर जमा रहा और हिला तक नहीं। क्या इसे रोक लिया? सार्थक हैरान और स्तब्ध था। बस यही तुम्हारा आत्मविश्वास है? विवान ने अपनी आस्तीन झटकी और कहा, इतना कमजोर कि मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया। अभी जो मुक्का मारा वो ज्यादा से ज्यादा 20 घोड़ों का था। अच्छा, घमंडी मत बनो। मैंने पूरी ताकत नहीं लगाई क्योंकि मुझे डर था कि इस वार से तुम मर जाओगे। सार्थक गुस्से में था और उसका चेहरा लाल हो गया। ये झूठ नहीं था। उसे डर था कि वो विवान को एक ही वार में मार देगा और महाराज से सजा मिलेगी। सार्थक ने अभी आधी ताकत ही लगाई थी। अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। उसके शरीर में ऊर्जा और खून उबाल मारने लगा। सार्थक ने गंभीर मुस्कान दी और उसके शरीर से हड्डियों के चटकने की आवाज आई। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और फिर से वार किया। धम! एक मुक्का जैसे खाली जगह में बम फटा। सार्थक ने 70% ताकत लगाई। धम! मुट्ठी की तेज हवा विवान से टकराई और विवान फिर भी नहीं हिला। ऐसा कैसे हो सकता है? सार्थक की आंखें चौधी हो गईं। उसने अपनी 70% ताकत इस वार में लगाई थी। सामान्य क्षेत्रीय शक्ति लेवल के योद्धा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। विवान ने फिर क्या कहा, मुझे यकीन नहीं, फिर से आ। दांत पीसते हुए सार्थक ने एक और वार किया। उसकी दाहिनी मुट्ठियां विवान पर तूफान की तरह टकराईं। तेज हवा 7 परतों वाले तूफान की तरह बह रही थी। इस बार उसने पूरी ताकत लगाई और एक भी हाथ पीछे नहीं रखा। कितना डरावना मुक्का है। ये दक्षिण के राजा का बेटा होने के लायक है। कई पहरेदारों का रंग बदल गया और वे डर से बोलने लगे। यहां तक कि पहरेदार सेना के उप सेनापति दक्ष गंगली और देवपाल भी गंभीर हो गए। जब सार्थक उनकी उम्र और ताकत के लेवल पर था तब वो इतने डरावने नहीं थे। इस मुक्के की ताकत स्वर्ग लेवल के योद्धाओं से लड़ने के लिए काफी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसी प्रतिभाएं महान मायालोक राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी और 5 देशों की प्रतिभाओं के खिलाफ लड़ेंगी। विवान, सावधान! थोड़ी दूरी पर श्रद्धा ने अपनी गुलाबी मुट्ठी भींच ली, चिंतित और बेचैन। श्रद्धा, क्या तुम्हारा विवान से कोई खास रिश्ता है? श्रद्धा का व्यवहार देखकर राजकुमारी दिव्या की भौहें तन गईं। बहन दिव्या, मैंने तुमसे कहा था कि बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। विवान को मेरे पिता और गुरु ने खास हिदायत दी थी। हमें उसके साथ अच्छे रिश्ते रखने चाहिए। श्रद्धा ने पैर पटके और शर्मा गई। कोर्ट में विवान को खतरे में देखकर वो फिर से चिंतित हो गई। राजकुमारी दिव्या ने आह भरी। श्रद्धा का व्यवहार उसके पिता और गुरु की हिदायत की वजह से नहीं था। साफ था कि वो चिंतित थी। शायद उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। थोड़ी दूरी पर सौरभ ने अपनी आंखें सिकोड़ दाच लीं, मुंह में एक तंज भरी मुस्कान लिए और ध्यान से देखने लगा। कई मुक्कों के बाद विवान आखिरकार टिक नहीं पाया और उसे उठा दिया गया। मुझे लगा था तुम ताकतवर हो, लेकिन बस इतना ही। सार्थक ने गंभीर मुस्कान दी और उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने विवान पर पागलों की तरह हमला किया और लगातार दर्जनों मुक्के मारे। हर बार जब विवान को उसका मुक्का लगता, वो पीछे हटता और उसके पैर एक एक करके जमीन पर पट देते। मुझे नहीं लगा था कि मेरा अच्छा भाई इतना हिम्मत वाला और ताकतवर है। सौरभ के मुंह पर हल्की मुस्कान आई। विवान वाकई सार्थक के कई मुक्कों को झेल सकता था। अगर वो क्षेत्रीय शक्ति लेवल का मध्य चरण का योद्धा होता तो शायद ऐसी उपलब्धियां न होती। बस इतना ही। अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो सिर्फ 3 चालें काफी हैं, एक भी ज्यादा नहीं। सौरभ ने सिर हिलाया और बधाई मारी कि उसे विवान की ताकत का पूरा अंदाजा था। विवान ने सार्थक के इतने मुक्के झेल लिए, लेकिन वो लगभग हार ही गया था। राजकुमार हंसा। उसकी आवाज अभी थमी भी नहीं थी कि मैदान में अचानक हलचल मच गई। बस इतना ही, अब मेरी बारी है। विवान अचानक मुद्दा और उसका शरीर एक झटके में सार्थक की मुट्ठी से बचकर तुरंत उसके बाईं ओर आ गया। क्या? सार्थक चौंक गया। जवाब देने में देर हो चुकी थी। उसने विवान की लोहे की मुट्ठी को अपनी छाती में फटते देखा। एक धीमी गर्जना हुई और सार्थक जोर से उछलकर पीछे गिरा। उसने मुंह भर खून थूका और जमीन पर लुढ़क गया। क्या? सब हैरान रह गए। ये क्या हो गया? अभी तक सार्थक हमेशा ऊपरी हाथ में था।
उसने विवान को बार बार मारा था और विवान सिर्फ बचाव कर सकता था। फिर सार्थक पलक झपकते कैसे हार गया, किसी को जवाब देने का वक्त भी नहीं मिला। इतनी ताकत के साथ तुम मुझ पर दबाव डालना चाहते हो? विवान ने तंज कसा, अपनी हथेली थपथपाई और फिर अनजाने में सौरभ की ओर देखा। अगर वो जानबूझकर अपनी ताकत नहीं छिपाना चाहता था तो वो सार्थक को एक ही मुक्के में हरा सकता था। इतनी परेशानी की क्या जरूरत थी? लेकिन अब तक वही नतीजा हासिल हो चुका था। मुझे लगता है कि सौरभ को अब अपनी ताकत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस वक्त चारों तरफ चर्चा की आवाजें उठने लगीं। ये यकीन नहीं होता कि सार्थक विवान से हार गया। विवान इस साल आर्यव्रत ट्रेनिंग कॉलेज की आखिरी परीक्षा का विजेता है, लेकिन सार्थक भी कुछ साल पहले आर्यव्रत ट्रेनिंग कॉलेज की सालाना परीक्षा का विजेता था और वो विवान से कई साल बड़ा है। वो कैसे हार सकता है? ये मत भूलो कि सार्थक ने अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई और सिर्फ अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल किया। विवान ने मौके का फायदा उठाया और अचानक हमला किया, जिससे वो एक पल के लिए जवाब नहीं दे सका और हार गया। सही बात है, वरना सार्थक की पूरी ताकत के साथ विवान हार जाता। कितना अफसोस है कि सार्थक इतना घमंडी था कि उसने अपनी असली ताकत दबाई और विवान को एक हाथ दिया। उसे नहीं पता था कि वो सबके सामने अपनी बेइज्जती करवा लेगा। बाकी पहरेदारों को अचानक समझ आया कि सार्थक हास्यास्पद था। उसने सोचा था कि वो विवान को आसानी से हरा देगा, लेकिन उसने सबके सामने अपनी इज्जत खो दी। ऐसा नहीं कि सार्थक बहुत घमंडी है। दक्षिणी अभियान में जयेंद्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी शारीरिक शक्ति है। सार्थक को वो ताकत विरासत में मिली है और ताकत के मामले में वो सामान्य क्षेत्रीय शक्ति लेवल के योद्धाओं से भी आगे है। अगर हम ऊपर गए तो शायद हम उसका मुकाबला न कर पाए। इससे पता चलता है कि विवान एक बड़ा मार्शल आर्ट प्रतिभाशाली है। हाँ, मैंने सुना है कि विवान पहले बेकार था, फिर अचानक उसने तरक्की की और इस साल आर्यव्रत ट्रेनिंग कॉलेज की चैंपियनशिप जीत ली। उसे कोई नहीं हरा सका। वो अभी सिर्फ 15 साल का है। कुछ साल बाद जब वो सार्थक की उम्र का होगा तो वो कितना ताकतवर होगा। कुछ साल बाद शायद वो सौरभ से भी मुकाबला कर सके। चुप चुप, तुम ये क्या बोल रहे हो? मरना चाहते हो? लोगों की बातें सुनकर सार्थक और भी गुस्से में आ गया। दरअसल वो राजकुमार और सौरभ के सामने अच्छा प्रदर्शन करके नाम कमाना चाहता था, लेकिन अचानक वो विवान से हार गया। इज्जत तो गई, चेहरा भी नहीं बचा। अभी मेरी गलती हो गई। विवान, अपनी पूरी ताकत दिखाओ और मुझसे फिर से लड़ो। सार्थक जोर से चिल्लाया और गुस्से में था। उसने मुंह के कोनों से खून पोंछा और गुस्से में आगे बढ़ा। अपनी इज्जत बचाने की बात छोड़ दो। वो भविष्य में राजा के साथ कैसे मिलेगा? राजकुमार के सामने सिर कैसे उठाएगा? पूरी ताकत दिखाओ और फिर से लड़ो। विवान ने हंसकर तंज कसा। क्या तुम सचमुच मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम कितने साल के हो और मैं कितने साल का हूं? तुम्हारी और मेरी ताकत में क्या फर्क है? तुम बेवकूफ हो। दूसरों को बेवकूफ मत समझो। तुम, मैं क्या मैं? मुझे चुनौती दे रहे हो? क्या तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो? अगर तुम में हिम्मत है तो युवराज, चौथे राजकुमार सौरभ या दिव्या राजकुमारी को चुनौती दो। तुम्हें मुझे ही चुनना पड़ा और पता नहीं ये हिम्मत कहां से आई। कोई आश्चर्य नहीं कि विजयनगर की तथाकथित प्रतिभाओं में मैंने तुम्हारा नाम तक नहीं सुना। तुम बस 5-6 साल छोटे लोगों को ही चुन सकते हो जो इधर उधर उछल कूद मचाए। सार्थक इतना गुस्से में था कि उसके फेफड़े फटने को थे। भीड़ में से एक और फुसफुसाहट सुनाई दी। सचमुच, अगर सार्थक की उम्र और ताकत को देखकर वो विवान को चुनौती देता है तो भले ही वो जीत जाए, लोग कहेंगे कि बद्धा छोटे को धोखा दे रहा है। एक पल के लिए सार्थक की चुनौती न चुनौती थी, न छोड़ दी जा सकती थी। वो जमीन में गड्ढा ढूंढना चाहता था। सार्थक, कृपया नीचे जाओ। राजकुमार सौरभ का चेहरा उतर गया और उन्होंने गुस्से में कहा, हाँ। राजकुमार की बात सुनकर सार्थक को निराश होकर पीछे हटना पड़ा। 1 मिनट रुको। विवान ने भौहें चढ़ाई और ठंडे लहजे में कहा, विवान, तुम और क्या चाहते हो? सार्थक गुस्से में था। वो हट चुका था। विवान अब क्या चाहता है? क्या तुम अभी की शर्त भूल गए? विवान ने तंज कसा। शर्त? सब हैरान रह गए और सार्थक को अजीब नजरों से देखने लगे। दरअसल लड़ाई से पहले उन्होंने शर्त लगाई थी, हारने वाला स्कूल में घुटने टेकेगा और कुत्ते की तरह भौंकेगा। पहले सार्थक को लगता था कि वो जीत जाएगा, तो उसने बिना सोचे हाँ कह दिया। अब जब इसका जिक्र हुआ, उसका चेहरा लाल हो गया और वो गुस्से में था। उसे स्कूल में घुटने टेकने और कुत्ते की तरह भौंकने देना? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता? उसके शरीर की ताकतवर ऊर्जा फट पड़ी। सार्थक की असली ताकत बात के चरण में चरम पर थी
जैसे कई पहाड़ों की चोटियां हों जो विवान पर जोर से टकराईं और उस पर भारी दबाव डाला। महाराज, सार्थक अपनी बात पर कायम नहीं रहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अभी की चुनौती में आप गवाह थे। सब कुछ आपके सामने हुआ। आप मायालोक राज्य के युवराज हैं। क्या आपको सार्थक की तरह अपनी बात से मुकरना चाहिए? विवान ने सौरभ की ओर देखा। सबकी नजरें राजकुमार पर टिक गईं, जिसमें चौथा राजकुमार, दिव्या राजकुमारी और बाकी लोग शामिल थे। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी बात तोड़ दूं? राजकुमार की आवाज ठंडी थी, लेकिन उनकी नजर विवान पर थी, जिसमें एक तेज ठंडक किसी तेज ब्लेड की तरह थी। राजकुमार की आंखों के सामने विवान का चेहरा वैसा ही था और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। सबकी नजरों के सामने सार्थक का चेहरा उदास और गुस्से से भरा था और उसका दिल जोर जोर से धड़धक रहा था। सार्थक, राजकुमार ने फिर से ठंडे लहजे में कहा। उनकी आवाज में गुस्सा था। सार्थक अपनी बात निभाने में इतना लापरवाह है? क्या वो चाहता है कि मायालोक राज्य का राजकुमार सबके सामने अपनी बात तोड़ दे? आखिरकार सार्थक के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने जमीन पर घुटने टेके, सिर झुकाया और दांत पीसकर कुत्ते की तरह भौंकना शुरू किया। हाँ, सचमुच ऐसा ही है। राजकुमार के नीचे ये एक कुत्ता है। राजकुमार जो कहें तुम कर सकते हो। विवान हंसा। सार्थक का ये हाल देखकर आसपास के बाकी पहरेदार भी हंस पड़े, लेकिन वे खुद को रोक नहीं सके। भिद्धा में उप सेनापति देवपाल ने यह दृश्य डर से देखा। उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था और उसकी पीठ तुरंत गीली हो गई। सार्थक कौन है? जयेंद्र का बेटा, मायालोक राज्य के शाही दरबार के सबसे मशहूर राजा का बेटा। सामान्य अधिकारी राजकुमार भी उसका अपमान करने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन विवान ने उसे बिना दक्षिण की परवाह किए स्कूल के हॉल में कुत्ते की तरह भौंकने के लिए मजबूर कर दिया। ये सोचकर कि उसने पहले विवान को लगभग अपमानित किया था, देवपाल घबरा गया और उसके पैर कांपने लगे। इस वक्त सब हैरान थे और कोई शांत नहीं रह सका। विवान, अगर मैं तुमसे बदला नहीं लेता तो मैं हार नहीं मानूंगा। जमीन पर घुटने टेकते हुए सार्थक का चेहरा उदास था और लगभग खून टपक रहा था। उसका दिल जोर से चीख रहा था और उसकी आंखें क्रूरता और गुस्से से भरी थीं। राजकुमार सौरभ का चेहरा भी बहुत खराब था। वो सार्थक का इस्तेमाल विवान को सबक सिखाने के लिए करना चाहता था, ताकि सौरभ को फायदा हो और लोगों का दिल जीता जाए। लेकिन उसे नहीं पता था कि सार्थक इतना बेकार निकलेगा और विवान से हार जाएगा। उल्टा उसने अपनी इज्जत और दिल दोनों खो दिए। कुछ देर के लिए हॉल में सन्नाटा छा गया और सब गंभीर माहौल से दब गए। मेरे अच्छे भाई, क्या तुम आखिरकार बाहर आने को तैयार हो? सौरभ मुस्कुराया और भीड़ से बाहर निकला। उसने शांति से विवान को देखा। उसके मुंह के कोनों पर हल्की मुस्कान थी। सब हैरान रह गए और देखने लगे। राजा धृतराष्ट्र के सीधे पोते सौरभ जन्म से ही मायालोक राज्य की एक लोक प्रसिद्ध कहानी बन गए थे। वो तीसरे लेवल रक्त के जागृत करता थे। उन्होंने 14 साल की उम्र में महायोद्धा लेवल टॉडेच दिया, जिसने पिछले 100 सालों में मायालोक राज्य की युवा पीढ़ी में रिकॉर्ड बनाया। 14 साल की उम्र में उन्होंने आर्यव्रत ट्रेनिंग कॉलेज की साल के अंत की परीक्षा में चौथे राजकुमार को हराकर चैंपियनशिप जीती और कुछ वक्त के लिए मशहूर हो गए। आर्यव्रत ट्रेनिंग कॉलेज से पास होने के बाद वो सेना में शामिल हो गए। एक छोटे सैनिक के तौर पर शुरू किया और बड़े होकर मायालोक राज्य की सेना में पहला कप्तान बने। हाल के सालों में भले ही वो विजयनगर में नहीं थे, उनकी लोक प्रसिद्ध कहानी अभी भी वहां थी। उन्हें ऊर्जा की युवा पीढ़ी का पहला प्रतिभाशाली माना जाता है। अब वो वापस आ गया है। मायालोक राज्य के महामहिम राजा अमरेंद्र ने वादा किया था कि अगर वो 5 देशों की बद्धी प्रतियोगिता में पहला स्थान जीतते हैं तो उन्हें चैंपियन का खिताब दिया जाएगा। कितना बद्धा सम्मान, कितनी शान। लेकिन सबसे पहले वो लौटा तो विवान को चुनौती देने। सिंह परिवार की 2 प्रतिभाओं के बीच की लड़ाई लंबे समय से विजयनगर में चर्चा का विषय रही है। सिर्फ विवान के टालने की वजह से ही ये लड़ाई रुकी थी। अब क्या सिंह परिवार की 2 बद्धी प्रतिभाओं के बीच लड़ाई फिर से शुरू होने वाली है? इस वक्त कोई भी शांत नहीं रह सका। एक मायालोक राज्य की युवा पीढ़ी का पहला प्रतिभाशाली है जो बहुत मशहूर है। भविष्य में वो एक राजकुमार भी बन सकता है और मशहूर हो सकता है। दूसरा, हाल के सालों में विजयनगर की लोक प्रसिद्ध कहानी है जो बेकार से दागी का सबसे चमकदार नया सितारा बन गया। लेकिन ये दोनों सिंह परिवार के लोग हैं, इस पर ध्यान देना होगा। पहले विवान लड़ाई से बचता रहा। अब जब दोनों आमने सामने हैं तो वो इसे टाल नहीं सकता। विवान इससे कैसे निपटेगा? श्रद्धा, तुम अब भी डर रही हो।
वहां एक सीट है, मैं तुम्हें दिखाता हूं। विवान मुस्कुराया और दिव्या को धीरे से आगे ले गया। सौरभ के अभिवादन को उसने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, मानो वो वहां था ही नहीं। उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया। सब हैरान रह गए और मुंह खोले खड्डे थे। घमंडी, बहुत घमंडी। सौरभ के अभिवादन के सामने विवान ने उसे सीधे अनदेखा कर दिया। इसके लिए कितनी हिम्मत चाहिए? ये जान लो कि चौथे राजकुमार की महारानी भी सौरभ का अपमान करने की हिम्मत नहीं करती। राजकुमार की महारानी भी बस मुस्कुराना चाहती हैं। विवान, तुम... सौरभ का चेहरा उतर गया। भले ही वो बहुत अच्छे संस्कारों वाला था, वो गुस्सा होने से नहीं रोक सका, लेकिन वो बहुत बड्ढा आदमी था और उसने इसे बर्दाश्त किया। मुझे अनदेखा कर रहे हो? सौरभ ने तंज कसा। बेकार तो बेकार है, मुझे इसकी आदत हो गई है। तुम में अपने भाई का सामना करने की भी हिम्मत नहीं? महाराज, क्या यही महल है? मैं एक पागल कुत्ते को हर वक्त भौंकते हुए कैसे सुन सकता हूं? बहुत शोर है। विवान ने भौहें चढ़ाई। छी! सबने खून की उल्टी कर दी। एक एक करके पागल हो रहे थे और उनके दिलों में बड्ढी लहर उठ रही थी। सौरभ को पागल कुत्ता कहना? विवान बहुत घमंडी है। क्या तुम सचमुच मरना चाहते हो? विवान, सौरभ और बर्दाश्त नहीं कर सका। वो गुस्से में था और उसका पूरा शरीर असली ऊर्जा से भर गया। पूरा हॉल ऊर्जा से भर गया और उसमें जबरदस्त ताकत थी। क्या तुम मरना चाहते हो? गड़गड़ाहट भयानक थी और गुस्से की आवाज गूंज रही थी। सौरभ का चेहरा उदास था, जैसे युद्ध का देवता। वो आगे बढ़ा और विवान को घूरने लगा। इस पल सबका रंग बदल गया और पूरा हॉल गड़गड़ा रहा था। सौरभ में भयानक ऊर्जा जमा हो रही थी, जैसे कोई ज्वालामुखी जो कभी भी फट सकता हो। सौरभ, रुक जाओ। चौथा राजकुमार सार्थक सौरभ के सामने आ गया। महाराज, चौथे राजकुमार, मेरे रास्ते से हट जाओ। सौरभ का चेहरा उतर गया और उसने ठंडे लहजे में कहा, सौरभ, अपने तेवर संभालो। बैंगनी धुएं वाली राजकुमारी गुस्से में बोली, चौथा भाई और छठी बहन, ये सिंह परिवार का घरेलू मामला है। दत्ता परिवार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। राजकुमार आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला। एक पल के लिए दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। पूरा हॉल बारूद से भर गया और माहौल भारी और घुटन भरा था। कई पहरेदार चुप थे, किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। हॉल में मौजूद लोगों को परेशान करने के डर से वे सांस भी धीरे ले रहे थे। सम्राट आ गए हैं। हॉल के बाहर अचानक एक तेज आवाज गूंजी, जो हॉल के शांत माहौल को चीरती हुई सुनाई दी। सुनहरे ड्रैगन के कपड़े पहने, मजबूत शरीर और चमकती आंखों वाला एक आदमी हॉल में दाखिल हुआ। ये मायालोक राज्य के महामहिम राजा अमरेंद्र थे। उनके बगल में गजब की ताकत वाले दो आदमी खड़ी दिए थे। उनमें से एक बद्धा आदमी था धर्मवीरपुर का राजा रणवीर, दूसरा भूरे रंग का लबादा पहने और घनी दाढ़ी वाला धर्मवीरपुर के राजा के बगल में खद्दा था। उसकी ताकत बिल्कुल कमजोर नहीं थी और वो साफ तौर पर एक ताकतवर आदमी था। ये लोग हमारे महान ऊर्जा की प्रतिभाएं होंगे, सचमुच हीरो हैं, बहुत शानदार हैं। राजा अमरेंद्र ने अंदर आते ही मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने पिता को देखा है। हाँ महाराज। राजकुमार सौरभ, चौथे राजकुमार सार्थक, छठी राजकुमारी श्रद्धा और सौरभ, सब ने सम्मान से झुककर जल्दी सलामी दी। विवान ने भी अनमने ढंग से सिर झुकाया। अपनी मां के लिए वो कोई परेशानी नहीं खद्दी करना चाहता था। तुम्हें ज्यादा औपचारिक होने की जरूरत नहीं। तुम सब मायालोक राज्य के युवा हो और बहुत शानदार भी। इस बार 5 देशों की बद्दी प्रतियोगिता तुम पर निर्भर है, राजा अमरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वो हॉल के अजीब माहौल को कैसे देख पा रहे थे। उनके कुछ शब्दों ने माहौल को हल्का कर दिया। सौरभ और बाकी लोग, खासकर युवराज, बहुत आभारी थे। वो इतने उत्साहित थे कि उन्हें सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। विराज, तुम यहाँ क्यों हो? कुछ सामान्य बातचीत के बाद राजा अमरेंद्र ने युवराज सौरभ की ओर देखा। सौरभ ने जल्दी से सिर झुकाया और घबराते हुए कहा, पिताजी, मैंने सुना है कि ये सब हमारे महान मायालोक राज्य की बद्धी प्रतिभाएं हैं, तो मैं यहाँ उनकी ताकत देखने और मायालोक राज्य की ओर से अपनी सहानुभूति दिखाने आया हूँ। विराज, तुम में जज्बा है। राजा अमरेंद्र मुस्कुराए, लेकिन सौरभ अपने दिल में कांप रहा था। उसने चुपके से सोचा कि वो बहुत गहरे फंस गया है। उसे पूरा यकीन था कि अगर पिता चाहें तो हॉल में जो कुछ हुआ स्विंगल वो मिनटों में पता चल सकता है। मैं तुम्हें बताता हूं, जैसा कि तुम सब जानते हो, धर्मवीरपुर का राजा रक्त आत्मा पूल टूर का एक लीडर है। इसके अलावा आचार्य सोमदेव भी इस रक्त आत्मा पूल टूर के लीडरों में से एक हैं और वो तुम्हें दानव पूर्वज पर्वत श्रृंखला तक ले जाएंगे। आचार्य सोमदेव,
लोग हैरान थे कि इस आदमी के बारे में पहले क्यों नहीं सुना। वो कोई साधारण गुरु नहीं है जो धर्मवीरपुर के राजा रणवीर के बराबर हो। मेरे साथ आओ सज्जनों। आचार्य सोमदेव, जो थोड़ा घमंडी लग रहा था, लोगों को हॉल के बाहर बुलाया। तुम शुरू करने के लिए तैयार हो? जैसे ही आवाज धीमी हुई, आचार्य सोमदेव ने अचानक जोर से चीखा। चीख इतनी तेज थी कि आसमान में गूंज उठी। ये विवान और आसपास के लोगों के कानों में पड़ी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जाहिर है आचार्य सोमदेव चीखने की आवाज से बहुत वाकिफ थे और आम लोगों को बिल्कुल चोट नहीं पहुंचा सकते थे। युवराज और बाकी लोग हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आचार्य सोमदेव क्या कर रहे हैं। इस वक्त जैसे आचार्य सोमदेव की चीख का जवाब दे रहा हो, लोगों के सिर के ऊपर से एक तेज चीख निकली। इससे युवराज और बाकी लोगों के कानों के पर्दे कांपने लगे और उन्हें असहनीय लगा। सबने डर के मारे ऊपर देखा। उनके सिर के ऊपर आकाश में हजारों मीटर ऊपर एक विशाल पक्षी और खूनी दानव नीचे की ओर झपटा। पक्षी की गति डरावनी थी। पलक झपकते ही वो आकाश में सैकड़ों मीटर ऊपर पहुंच गया। उसका शरीर पहले एक काले धब्बे जैसा था, जो अब एक काले बादल में बदल गया जो सूरज को ढक रहा था। भयानक दानव शक्ति तूफान के साथ पूरे हॉल में छा गई। अच्छा नहीं, विजयनगर में अचानक इतना खतरनाक खूनी दानव कैसे आ गया? सावधान, महाराज की रक्षा करो। भीड़ में हलचल मच गई और पहरेदारों में अफरा तफरी फैल गई। लोगों का एक समूह राजा अमरेंद्र की रक्षा के लिए दौड़ा और तेज धार निकाली, जैसे किसी दुश्मन के सामने हो। ये पक्षी और खूनी दानव दुष्टता से भरा था। पहली नजर में ये क्रूर और बेरहम चीज थी। अगर इसे हवा में मार दिया जाए तो आम लोग इसे रोक नहीं पाएंगे। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। ये खूनी दानव आचार्य सोमदेव का पालतू पक्षी है। भीड़ में खड़े राजा अमरेंद्र को कोई जल्दी नहीं थी और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आचार्य सोमदेव का पालतू रक्त जानवर? क्या आचार्य सोमदेव जानवरों को वश में करने के उस्ताद हैं? इतना डरावना रक्त जानवर कम से कम तीसरे लेवल का तो है ही, और आचार्य सोमदेव कम से कम तीसरे लेवल के ऊर्जा लेवल के जानवर प्रशिक्षक हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वो धर्मवीरपुर के राजा के साथ खड़ीडिया हो सकता है। भीड़ हैरान थी और एक एक करके सांसें खींच रही थीं। तेज भूमि में जानवर प्रशिक्षक बहुत सम्मानित पेशा है। जब एक योद्धा जंगल में होता है तो उसे सबसे ज्यादा रक्त जानवरों से डर लगता है, लेकिन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए योद्धा हर दिन रक्त जानवरों से लड़ते हटते हैं। ये कह सकते हैं कि पूरे तेज भूमि देश में हर दिन अनगिनत योद्धा रक्त जानवरों के पंजों के नीचे मरते हैं। लेकिन तेज भूमि में कुछ लोग ऐसे हैं जो खास अभ्यास से खतरनाक रक्त जानवरों से बात कर सकते हैं और उन्हें वश में कर सकते हैं। ऐसे लोगों को जानवर प्रशिक्षक कहते हैं। हालांकि प्रशिक्षकों की संख्या इतनी कम है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में किसी प्रशिक्षक से मिले ही नहीं होंगे, लेकिन मायालोक राज्य में ऐसा प्रशिक्षक मौजूद है और उसकी ताकत कमजोर नहीं है। सबके सामने आचार्य सोमदेव ने चीखा और पक्षी और रक्त जानवर हॉल के बाहर खुली जगह पर उतर गया। उसने अपना घमंडी सिर उठाया और जबरदस्त दानव शक्ति छोड़ दी। ये पक्षी बहुत बड़ा था, जिसके पंख दर्जनों मीटर तक फैले थे। ये गहरे नीले लोहे के पंखों से ढका था और धूप में धातु की चमक के साथ खिल रहा था। इसके पंजे खून जैसे लाल हैं, जमीन पर गिरते हैं और तुरंत सख्त नीली पत्थरीली चट्टान को चीर देते हैं, जैसे मुलायम बद्धी आसानी से। क्या ये पौराणिक तीसरे लेवल का रक्त पंजे वाला हरा चील है? रक्त पंजे वाला हरा चील तीसरे लेवल का रक्त जानवर है। कहते हैं ये इतना खतरनाक है कि स्वर्ग लेवल के योद्धाओं को भी चीर सकता है। अरे बाप रे, अगर मेरे पास ऐसा पक्षी और रक्त जानवर होता तो मैं तो पागल हो जाता और कहीं नहीं जाता। भीड़ में शोर मच गया। विवान भी थोड़ा हैरान था। उसे नहीं पता था कि मायालोक राज्य में ऐसा जानवर प्रशिक्षक है। अलग अलग पेशों में जानवर प्रशिक्षक वाकई ज्यादा खतरनाक होता है और ये बहुत कम मिलता है। सज्जनों, ये रक्त पंजे वाला हरा चील मेरा पालतू है और ये रक्त आत्मा कुंड तक तुम्हारी सवारी भी है। सोमदेव ने लोगों की हैरान आंखें देखीं और मुस्कुराए बिना न रह सका। जानवर प्रशिक्षक का रुतबा बहुत बड़ा होता है, जो उसे जहां भी जाता है सम्मानित मेहमान बनाता है। देर हो रही है, चलो जल्दी शुरू करते हैं। राजा अमरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहां तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार कर रहा हूं। तुम सब रक्त पंजे वाले हरे चील पर चढ़ जाओ। आचार्य सोमदेव रक्त पंजे वाले हरे चील की गर्दन पर बैठ गए और विवान व बाकी लोगों से ठंडे लहजे में बोले। सौरभ ने विवान को ठंडी नजरों से देखा। लगता है यहाँ विवान से निपटने का कोई मौका नहीं है। अब तो राक्षस पूर्वज पर्वत श्रृंखला तक इंतजार करना पड़ेगा।
सीधा खड्डा होकर सौरभ रक्त पंजे वाले हरे चील के शरीर पर चढ़ गया। फिर चौथा, राजकुमार, सार्थक और बाकी लोग भी ऊपर चढ़ गए। रक्त पंजे वाला हरा चील दर्जनों मीटर लंबा और करीब 10 मीटर चौड़ा है और इसकी पीठ बहुत सपाट और चौड़ी है। विवान और बाकी लोग उस पर खड्डे होने पर बिल्कुल भी तंग नहीं थे। सब अच्छे से बैठ जाओ, अपनी असली ऊर्जा से शरीर को मजबूत रखो। रक्त पंजे वाले हरे चील से मत गिरना, वरना कोई नहीं बचा सकता। आचार्य सोमदेव ने चेतावनी दी। रक्त पंजे वाले हरे चील की उद्यान की ऊंचाई 1000 मीटर से भी ज्यादा है। अगर इतनी ऊंचाई से कोई गिरे तो तीसरे लेवल का मार्शल आर्टिस्ट भी तुरंत मिट्टी में मिल जाएगा। विवान और उसके साथियों की तो बात ही छोड़ दो। ये सुनकर रक्त पंजे वाले हरे चील की पीठ पर बैठे सार्थक की आंखें चमक उठी। उसने कुछ ही दूरी पर विवान को देखा। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। विवान को अगर इसका अंदाजा हुआ तो उसने सिर घुमा लिया। इस वक्त सार्थक ने सिर नीचे कर लिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विवान ने हंसकर तंज कसा। लगता था सार्थक ने सुधरने का इरादा नहीं किया। विवान, मैं तुम्हारे बगल में बैठता हूं, मुझे साधना के बारे में कुछ पूछना है। अचानक एक साफ और सुंदर आवाज आई। श्रद्धा विवान के पास बैठ गया। ठीक है, विवान ने हल्की मुस्कान दी। वो मना करना चाहता था लेकिन सोचा कि ऐसा नहीं कह सकता। अभी अभी कौन किसी और की गाड़ी में सवार हुआ, अब वो साफ मना नहीं कर सकता। ये बहुत अपमानजनक होगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मेरी बहन श्रद्धा के साथ कोई छेड़खानी मत करना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ दूंगा। ये सोचते ही अचानक एक औरत की खुशबू आई। राजकुमारी दिव्या विवान के दाहिनी ओर बैठ गई और जीत के भाव से बोली, मैं यहां बैठी हूं, मुझे तुम पर नजर रखनी है। विवान की दोनों आंखें एक दूसरे के सामने घूम गईं, जैसे उसे अपने सामने की खूबसूरती पर यकीन न हो। विवान हैरान रह गया। ठीक है, सब अपनी अपनी जगह बैठ जाओ, चलो। जोर से चीखते हुए रक्त पंजे वाला हरा चील अचानक अपने पंख फडफडाने लगा। एक बड़ा जोर लगा और लोगों को लगा जैसे उनका शरीर डूब रहा हो। दोनों तरफ की इमारतें तेजी से गायब होने लगीं। जब उन्होंने चारों ओर देखा तो वो सैकड़ों मीटर की ऊंचाई पर थे। सब कसकर बैठो और रक्त पंजे वाले हरे चील के शरीर को पकड़ते रहो। रक्त पंजे वाले हरे चील के पंख बार बार फडफडाने लगे और जबरदस्त गति ने तुरंत उनके चारों ओर तेज तूफान खड़ा कर दिया। सामने से हवा चाकू की तरह थी जो विवान के चेहरों से रग दाच रही थी। जैसे जैसे हवा तेज हुई, लोगों को सांस लेना मुश्किल होने लगा और वो लगभग हांफने लगे। नीचे देखने पर ऊर्जा का राजा, जो पहले बहुत भव्य था, धीरे धीरे छोटा होता गया और आखिर में लोगों की नजरों से ओझल हो गया। बादलों के बीच रक्त पंजे वाला हरा चील उड़ डहता रहा और अपनी ऊंचाई बढ़ाता गया। आसपास की हवा पतली होने लगी। इस वक्त लोगों की ताकत का फर्क साफ दिखने लगा। सौरभ और चौथा राजकुमार बहुत शांत थे। ऐसा लगता था कि उनके बीच से गुजर रही आंधी का उन पर ज्यादा असर नहीं हो रहा। हालांकि राजकुमारी दिव्या और सार्थक थोड़े कम शांत थे, लेकिन उनके चेहरे अभी भी स्थिर थे। जहां तक श्रद्धा, सुधांशु और युवराज की बात है, वो बहुत घबराए हुए थे, खासकर युवराज। वो दोनों हाथों से रक्त पंजे वाले हरे चील की पीठ को पकड़े थे और नीचे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। रणवीर, लगता है ऊर्जा की दो बड़ी प्रतिभाओं ने अच्छी ताकत हासिल की है। सोमदेव ने पीछे देखकर मुस्कुराते हुए रणवीर से कहा। रणवीर रक्त पंजे वाले हरे चील के सामने खड़ा था। तूफान उस पर बह रहा था। उसके पैर जमे हुए और बिना हिले लग रहे थे। कोई बात नहीं, कहते हैं कि हाल के सालों में बाकी 4 देशों ने भी प्रतिभाएं पैदा की हैं। पता नहीं इस बार 5 देशों और हमारे ऊर्जा के बीच बड़े मुकाबले में क्या होगा। रणवीर ने सिर हिलाया, लेकिन वो ज्यादा उम्मीद नहीं रख रहा था। सचमुच इस बार मैं 5 देशों से लौटा और बाकी 4 देशों में कई प्रतिभाएं देखी। अब दुनिया में ढेर सारे प्रतिभाशाली लोग हैं। कोई नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा। सोमदेव ने आह भरी। इस यात्रा के बाद मैं 5 उत्तर पश्चिमी देशों को छोड़ ढाकर किसी और बद्धी दुनिया में जाने की सोच रहा हूं। आचार्य सोमदेव, क्या आप दाकी में नहीं रुक सकते? रणवीर ने हैरानी से कहा। सोमदेव ने सिर हिलाया और आह भरी। रणवीर, तुम्हें नहीं पता कि 5 उत्तर पश्चिमी देश बहुत छोटे हैं, संसाधनों की कमी है और असली ताकत का अभाव है। तुम्हारी ताकत के साथ अगर तुम बाहर होते तो शायद 5वें लेवल के संप्रदाय को पार कर जाते। लेकिन देखो, तुम कितने सालों से रहस्यमय लेवल पर अटके हो, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। इस बार अगर महामहिम राजा अमरेंद्र ने तुम्हें और बाकी माहिरों को रक्त पंजे वाले हरे चील को वश में करने में मेरी मदद के लिए नहीं भेजा होता
तो मैं महामहिम राजा अमरेंद्र को तुम्हारी प्रतिभा को दाकी से राक्षसों के पैतृक पहाड़ों तक ले जाने की इजाजत नहीं देता, लेकिन इस यात्रा के बाद मुझे जाना होगा। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। रक्त पंजे वाले हरे चील के साथ तुम्हें खतरनाक यात्रा की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारी प्रतिभा के साथ जब तुम बद्धी दुनिया में जाओगे तो तुम्हारा जीवन कुछ खास हो सकता है। रणवीर चुप रहा, फिर उसने सिर हिलाया। महामहिम मेरे लिए कितने अच्छे हैं, मैं कैसे जा सकता हूं? मैं इस बारे में फिर बात नहीं करना चाहता। तुम आचार्य सोमदेव के पास सिर हिलाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। हर आदमी की अपनी मर्जी होती है और वो कुछ नहीं कह सकता। इस बार 5 राज्यों के बड़े मुकाबले की उम्मीद सौरभ और चौथे राजकुमार पर टिकी है। रणवीर ने धीरे से कहा, क्या वो रक्त पंजे वाले हरे चील की पीठ पर बैठा है? जैसी उम्मीद थी, उसकी ताकत गजब की है और उसकी साधना अच्छी है। वो रक्त पंजे वाले हरे चील की पीठ पर खुलकर सांस ले सकता है और हिलता भी नहीं। इससे पता चलता है कि उसकी असली ऊर्जा पर उसका नियंत्रण बहुत शानदार लेवल पर है। कम ही लोग हैं कि उसकी साधना क्षेत्रीय शक्ति लेवल के आखिरी चरण में चरम पर हो। आमतौर पर स्वर्ग लेवल के शुरुआती लोग ऐसा नहीं कर सकते। सौरभ को देखकर आचार्य सोमदेव ने तारीफ किए बिना न रह सका। ये कहना पड़ डिढेगा कि सौरभ का प्रदर्शन बहुत शानदार है। जो भी पहली बार उड़ते रक्त जानवर को देखता है वो स्वाभाविक रूप से घबरा जाता है और असहज हो जाता है और ज्यादातर लोग डर भी जाते हैं। लेकिन सौरभ की नजरों में ये भावनाएं बिल्कुल नहीं दिखती, बस शांति और स्थिरता है। उसकी घमंडी आंखें किसी को भी उसका खास व्यक्तित्व दिखा देती हैं। बाकी लोगों की बात करें तो वो कम ज्यादा घबराए हुए हैं। यहां तक कि चौथा राजकुमार जो बिल्कुल शांत दिख रहा था भी ऐसा ही था। रणवीर देखो, रक्त पंजे वाले हरे चील की गति बहुत तेज है। अगर तुम सावधान नहीं रहे तो स्वर्ग लेवल के ताकतवर लोग भी गिर सकते हैं। तुम्हें इन युवाओं को गिरने नहीं देना चाहिए। अगर वो गिर गए तो मेरे पास उन्हें बचाने का वक्त नहीं होगा। आचार्य सोमदेव ने गंभीरता से चेतावनी दी। बोलते हुए उसने पीछे देखा और अचानक कुछ ऐसा दिखा जो यकीन करना मुश्किल था। उसके चेहरे पर हैरानी की झलक थी। रणवीर, ये लटेज कौन है? कैसे? सोमदेव की आंखें बधी और गोल थीं और उसने तुरंत पूछा, कौन? धर्मवीरपुर के राजा। रणवीर ने शक भरी नजरों से पीछे देखा और उसकी आंखें चारों ओर घूमी। रक्त पंजे वाले हरे चील की पीठ पर एक लटका जम्हाई ले रहा था और थका हुआ लग रहा था। वो सीधे रक्त पंजे वाले हरे चील पर लेट गया और अपने पैर ऊपर कर लिए। नीमा! दोनों लोग अचानक चिल्लाए। रणवीर का दिल नरम पड्डी डिच गया और उसकी आंखें तेजी से फट गईं। ये आकाश में हजारों मीटर की ऊंचाई है। यहाँ तक कि रणवीर को भी अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी ही और खुद को रक्त पंजे वाले हरे चील की पीठ पर मजबूती से जकड़ना पड़ा। और ये लड्डेज का इतना अच्छा है कि वो रक्त पंजे वाले हरे चील की पीठ पर सो रहा है। क्या उसे गिरकर मरने का डर नहीं है? दोनों को बस चक्कर आने और दिमाग फटने का एहसास हुआ, जैसे बेहोश होने की कगार पर हो। रणवीर, ये कौन है? सोमदेव ने भौहें चढ़ाई और उदास होकर कहा, ये उसके रक्त पंजे वाले हरे चील को बिलेवल बनाने की हद है। ये प्रतिभाशाली, इसका नाम विवान है, विजयनगर के राजा धृतराष्ट्र का पोता। रणवीर का चेहरा टेढ़ा हो गया और उसने अजीब ढंग से कहा, ये वही है? आचार्य सोमदेव कुछ समय से मायालोक राज्य में था और स्वाभाविक रूप से विवान का नाम सुना था। क्या ये लड्डेच का बहुत घमंडी नहीं है? आचार्य सोमदेव का विवान के प्रति रवैया अच्छा नहीं था। वो पहला शख्स था जिसने उसके रक्त पंजे वाले हरे चील को बिलेवल बनाया। और तो और उसने अभी रणवीर को बताया था कि स्वर्ग लेवल के ताकतवर लोग भी रक्त पंजे वाले हरे चील की पीठ पर मजबूती से नहीं बैठ सकते। और पलक झपकते ही विवान लेट गया और पैर मोद लिए। ये मेरे मुंह पर तमाचा मारने जैसा है। उसने ये कैसे किया? गुस्से के बाद सोमदेव के मन में दूसरा विचार आया। आखिरकार उन्हें कुछ सुराग मिला। अचानक उनका मुंह खुला रह गया और दिल दहल गया। विवान के शरीर की सतह पर असली ऊर्जा की एक पतली परत थी जो बहुत हल्की थी और एक अजीब सा आकार बनाती थी। जब हवा विवान की पीठ पर बहती थी तो ये एक बहुत बड़ा बल बनाती थी। मतलब विवान को कोई ताकत खर्च करने की जरूरत नहीं थी, उसे बस असली ऊर्जा की एक पतली परत बनानी थी। हवा उसे उड़ाने की बजाय उसे और मजबूती से नीचे दबा देती थी। हवा जितनी तेज होती बल उतना ही ज्यादा होता। क्या ऐसा भी कोई तरीका है? सोमदेव और रणवीर ने एक दूसरे को देखा लेकिन यकीन नहीं कर पाए। ये सिर्फ उनकी बात नहीं थी, सौरभ और बाकी सब हैरान थे, एक एक करके पागल हो रहे थे। हालांकि सौरभ पहले बहुत शांत था लेकिन असल में उसने बहुत मेहनत की थी
ताकि रक्त पंजे वाले हरे चील की पीठ पर मजबूती से बैठ सके। कौन जानता था कि विवान उससे भी ज्यादा ताकतवर है और सीधे रक्त पंजे वाले हरे चील की पीठ पर सो रहा है। रणवीर पूरी तरह टूट गया। जब सब हैरान थे, सार्थक की आंखों में क्रूरता चमक उठी और उसका दिल बहुत खुश था। विवान जो इतना ढोंग कर रहा था, उसे मारने का मौका ढूंढने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उसने नहीं सोचा था कि मौका खुद चलकर आएगा। उसकी आंखों में एक ठंडी मुस्कान चमकी। सार्थक ने चुपके से और जोर से अपनी असली ऊर्जा को उकसाया और रक्त पंजे वाले हरे चील की पीठ में वार किया। आउच! रक्त पंजे वाला हरा चील दर्द से चीखा, तुरंत गुस्से में चिल्लाया। ये लोग जिन्हें वो अपनी मेहरबानी से ले जा रहा था, उस पर हमला करने की हिम्मत कर रहे थे। गुस्से में रक्त पंजे वाले हरे चील के शरीर ने अचानक जोर से झटका दिया। थम! एक बद्धा जोर लगा। सार्थक और बाकी लोगों को लगा जैसे वो अपने शरीर को काबू नहीं कर पा रहे। पकड़े रहो, मत छोड़ देना। आचार्य सोमदेव का चेहरा बहुत बदल गया और उसने जल्दी से गुस्से में चिल्लाया। साथ ही उसने रक्त पंजे वाले हरे चील को शांत करने की कोशिश की, जो बिना वजह गुस्से में था। सब ठीक हो? रणवीर ने भी जल्दी में चिल्लाया। रुको! श्रद्धा और उनके कौशल गजब के थे। भले ही ये अचानक हुआ, फिर भी उन्होंने समय पर रक्त पंजे वाले हरे चील की पीठ को पकड़ डांच लिया। भले उन्हें झटका लगा, लेकिन वो बाहर नहीं गिरे। रणवीर ने राहत की सांस ली, लेकिन सांस पूरी होने से पहले उसका चेहरा बदल गया। नहीं, विवान खतरे में है। इस वक्त उसे याद आया कि विवान रक्त पंजे वाले हरे चील की पीठ पर लेटा था और वो लगभग मरने की कगार पर था। घबराहट में उसने ने चिंता से पीछे देखा। इस वक्त रणवीर का मुंह खुला रह गया और वो हद से ज्यादा हैरान था। उसकी आंखें जमीन पर गिर गईं और वो पूरी तरह सुन्न हो गया। उसने देखा कि रक्त पंजे वाले हरे चील के झटके से सब डर गए थे। उन्होंने चील के पंखों को पकड़ डाल लिया और छोड़ने की हिम्मत नहीं की। लेकिन विवान बहुत शांत था। जिस पल रक्त पंजे वाले हरे चील के शरीर में झटका आया, वो स्वाभाविक रूप से पलट गया। पहले लेटने से बैठने की मुद्रा में, पलटने के बाद उसकी असली ऊर्जा की ढाल बदल गई और वो अभी भी रक्त पंजे वाले हरे चील की पीठ से मजबूती से जुड़ी थी, बिना किसी असर के। उसने ये कैसे किया? रणवीर हैरान और लगभग पागल हो गया था। हालांकि विवान का तरीका आसान था और वो इसे समझ सकता था, लेकिन इसे नकल करना लगभग नामुमकिन था। दिशा बदलने, पंखों के कंपन वगैरह के साथ विवान के शरीर की सतह पर असली ऊर्जा की ढाल को भी उसी तरह बदलना पर दे दिया था, ताकि वो हमेशा रक्त पंजे वाले हरे चील की पीठ पर स्थिर रहे। एक बार गलती होने पर पूरी प्रक्रिया बहुत जटिल हो जाती थी। यहाँ तक कि रणवीर ने भी कोशिश करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन विवान ने इसे आसानी से कर दिखाया। रणवीर सिर्फ हैरान था और उसे लगा कि उसका दिमाग काफी नहीं है। बेटा, रक्त पंजे वाले हरे चील की पीठ पर खुद को इतना स्थिर करने का कोई खास तरीका होना चाहिए। रणवीर हैरान था, सार्थक हैरान था। उसने जानबूझकर रक्त पंजे वाले हरे चील को गुस्सा दिलाया ताकि वो विवान को बाहर फेंक दे, लेकिन कौन जानता था कि विवान को कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। इस झटके में भले ही स्वर्ग लेवल का ताकतवर आदमी तैयार ना हो, वो नीचे गिर जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि विवान रक्त पंजे वाले हरे चील की पीठ पर लेटा था। उसे कुछ कैसे नहीं हुआ, सार्थक को समझ नहीं आया और उसका दिल निराशा से भर गया। मैं इस आदमी को ऐसे भी नहीं मार सकता, ये कोई भूत तो नहीं। अभी अभी रणवीर को किसने चोट पहुंचाई? इस वक्त आचार्य सोमदेव अचानक पलटे और गुस्से से चिल्लाए। अभी अभी रक्त पंजे वाले हरे चील से बात करने के बाद उन्हें पता चला कि चील के गुस्से की वजह यह थी कि किसी ने उसकी पीठ पर वार किया था। इससे आचार्य सोमदेव बहुत गुस्सा हो गए। रक्त पंजे वाले हरे चील को वश में करने में उन्हें बहुत वक्त लगा। इसके लिए उन्होंने बहुत खर्च किया और मायालोक राज्य के कई माहिरों से मदद मांगी। वो उनके लिए बहुत कीमती है, जैसे उनका पाला हुआ बेटा, और उन्होंने उसे जरा भी तकलीफ नहीं होने दी। लेकिन अब कोई उनके रक्त पंजे वाले हरे चील को चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है तो वो गुस्सा कैसे न हो। अगर रक्त पंजे वाला हरा चील गुस्से में अपनी गुलामी से आजाद हो गया तो क्या होगा? इसके बिना वो 5 उत्तर पश्चिमी देशों को छोड़ धचकर बद्दी दुनिया में कैसे जाएगा? ठंडा माहौल फैल गया। सब आचार्य सोमदेव की नजरों में थे, चुप, बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। साथ ही वो मन ही मन सोच रहे थे कि ऐसा करने की हिम्मत किसमें हो सकती है। अगर लोग मरने की बात न करें तो तुम अपनी मौत खुद बुलाओगे। बोलते क्यों नहीं? अगर मैं अभी मान लूं तो ठीक है, वरना मुझे बाद में पता चल जाएगा, फिर मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा। आचार्य सोमदेव गुस्से में था और कुछ करने को तैयार था, लेकिन कोई कबूल नहीं कर रहा था। रणवीर ने भौहें चढ़ाई और कहा, किसने किया?
बस मान लो, मुझे पता है तुमने गलती से किया होगा। अगर तुम बता दोगे तो हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। सार्थक का दिल 2 बार जोर से धड़का, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। उसने चुपके से सोचा, मैंने अभी चुपके से वार किया था, किसी को नहीं पता होना चाहिए कि मैं हूं। एक पल के लिए चील की पीठ पर कोई नहीं बोला। सोमदेव ने ठंडी सांस ली। इस वक्त विवान अचानक उठ बैठा, जम्हाई ली और बोला, मुझे पता है किसने किया। कौन है? सबकी नजरें एक पल में उस पर टिक गईं। विवान ने सार्थक की ओर देखा और धीरे से कहा, यह वही है। विवान, तू बकवास कर रहा है। अपने दिल की तेज धड़कन के साथ सार्थक अचानक उठ खड़ा हुआ और गुस्से से बोला, तू क्या बोल रहा है? वो इतना अस्थिर था कि लगभग हवा से उड़ती आँच गया। वो फिर जल्दी से नीचे बैठा और रक्त पंजे वाले हरे चील के पंख को पकड़ लिया। तुझे यकीन है? आचार्य सोमदेव उदास लग रहा था। बिल्कुल, मैंने साफ देखा कि सार्थक ने अभी रक्त पंजे वाले हरे चील की पीठ पर वार किया था। शायद वो इसकी ताकत आजमाना चाहता था। विवान ने सार्थक को घृणा से देखा। सच कहूं, मैं भी रक्त पंजे वाले हरे चील की ताकत के बारे में जानना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं थी। तुम तो इसे एक ही वार में मार डालना चाहते थे। तुम्हें ऐसा करने से क्या मिला? सार्थक इतना गुस्से में था कि उसके मुंह से खून लगभग निकल पड़ा। उसने बेचैनी से कहा, आचार्य सोमदेव, रणवीर, विवान की बकवास मत सुनो। मैंने अभी कुछ नहीं किया। फिर उसने गुस्से से विवान को देखा और कहा, विवान, जब खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी पर हमला हुआ था, तुम तो बस वहीं लेटे थे। तुम्हारा सिर थोड़ा बाहर की ओर झुका था और तुम्हारी आंखें बंद थीं। तुम मेरी हरकत कैसे देख सकते थे? ये तो बकवास है। क्यों? विवान चौंक गया और एक्साइटमेंट से बोला, तुम मेरे व्यवहार को इतनी साफ साफ कैसे समझ सकते हो? जब खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी हिल रहा था, सब डर गए थे और उसके शरीर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारे पास इतना समय और ध्यान था कि तुम मुझे देख सको, और तुम ब्लड ग्रीन ईगल के हिलने से जरा भी परेशान नहीं हुए। तुम सचमुच कमाल के हो। तुम खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी की हरकतों का पहले से अंदाजा लगा सकते हो। वो तो बहुत खतरनाक और ताकतवर है। विवान की आवाज में प्रशंसा थी और उसका चेहरा तारीफ से भरा था। सबने गुस्से से सार्थक को देखा। दरअसल अभी अभी खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी अचानक हिलने लगा था। सब घबरा गए थे। वे बस उसके शरीर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। दूसरों को देखने का समय और ध्यान उनके पास कहां था। सार्थक हक्का बक्का रह गया और उसके माथे पर पसीना छलछला रहा था। अचानक उसकी नजर दिव्या राजकुमारी पर पड़ी और उसने जल्दी से कहा, मैंने अभी अभी दिव्या राजकुमारी को देखा और फिर तुम्हें देखा। बदतमीजी मत करो। दिव्या का चेहरा लटक गया और उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। उसने कहा, सार्थक, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? दिव्या राजकुमारी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल आसमान की कोई परी। सार्थक तुम्हारी तरफ आकर्षित हुए बिना रह नहीं सकता। कृपया दिव्या को दोष मत दो। सार्थक ने हिम्मत जुटाकर कहा। उसने मन बना लिया था कि जो हुआ उसे स्वीकार करने से बेहतर है कि वो दिव्या राजकुमारी से नफरत कर ले। दिव्या इतनी गुस्से में थी कि अगर वो खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी की पीठ पर न होती तो सार्थक को थप्पड़ मार देती। मास्टर सोमदेव और राजा अमरेंद्र, मैं कसम खाता हूं कि मैंने पहले कभी खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी के साथ कुछ नहीं किया। विवान ने मुझसे बदला लेने के लिए जानबूझकर ऐसा कहा। वैसे अभी हम सब खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी की पीठ पर बैठे थे। सिर्फ विवान ने अजीब हरकत की और वाकई उसकी पीठ पर लेट गया। आम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? शायद उसने कोई गुप्त तरीका इस्तेमाल किया जिससे खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी गुस्सा हो गया। उसने मुझे फंसाया, शायद जानबूझकर अपने ऊपर से शक हटाने की कोशिश की। कहना पड़ेगा, सार्थक बहुत चालाक और होशियार है। इस मुश्किल वक्त में भी उसने ऐसा जवाब दिया। सोमदेव ने विवान को देखा और सोचा कि सार्थक की बात में दम है। एक प्रारंभिक योद्धा विवान अपनी ताकत से खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी की पीठ पर इतनी आसानी से कैसे बैठ सकता था अगर उसने कोई गुप्त तरीका नहीं अपनाया। यहाँ तक कि वो खुद भी शायद ऐसा न कर पाए। यह सोचकर सोमदेव की आंखों में शक और गहरा गया और उसने विवान को घूरा। न सिर्फ वो, बल्कि वहां मौजूद बाकी लोग भी विवान पर शक करने लगे। कहना पड़ेगा, विवान की पहले की हरकतें आम लोगों के लिए बहुत अजीब थीं। लोगों की नजरों से बेखबर विवान के चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, जब आप सब मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी से पूछ लो। उसे पता होगा कि अभी उसे किसने चोट पहुंचाई।
खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी से पूछो। अचानक सब लोग बेवकूफ जैसे लगने लगे। क्या तुम्हें लगता है कि खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी इंसान है? उससे पूछो और जवाब मिलेगा। और अगर खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी से बात करके जवाब मिल सकता तो मास्टर सोमदेव पहले ही पूछ चुके होते। खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी बोल नहीं सकता, बस अपनी भावनाएं दिखा सकता है। मैं पशु प्रशिक्षक हूं, लेकिन मैं सिर्फ उसकी भावनाओं को थोड़ा थोड़ा समझ सकता हूं। ये पूछना कि उसे किसने चोट दी, मैं नहीं कर सकता। मास्टर सोमदेव ने ठंडे लहजे में कहा। अगर मास्टर सोमदेव नहीं कर सकते तो मुझे खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी से बात करने दो। तुम कोशिश करोगे? सब लोग विवान को भूत की तरह देखने लगे। क्या विवान का दिमाग खराब हो गया है? वो खुद को क्या समझता है? पशु प्रशिक्षक। यहां तक कि मास्टर सोमदेव, जो खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी को पालता है, उससे साफ साफ बात नहीं कर सकता। तुम एक छोटा सा लड़का क्या कर सकता है? क्या तुम जानवरों को काबू करना जानते हो? क्या तुम खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी से बात कर सकते हो? श्रद्धा, देखो विवान कितना घमंडी और शेखी बघारने वाला है। तुम्हें उसके झांसे में नहीं आना चाहिए। दिव्या ने मौके का फायदा उठाया और श्रद्धा को पुकारा, फिर तिरस्कार भरी नजरों से विवान को देखा। श्रद्धा के माथे पर काली लकीरें उभर आईं। दिव्या दीदी, तुम सचमुच गलत हो, और वैसे भी विवान वैसा इंसान नहीं है। दिव्या राजकुमारी को उम्मीद नहीं थी कि श्रद्धा इस वक्त भी विवान की तरफदारी करेगा। उसने बिना सोचे सिर हिलाया। लगता है श्रद्धा को बहुत जहर चढ़ गया है। वो विवान को श्रद्धा को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। बैंगनी धुएं वाली राजकुमारी ने चुपके से दांत भींच ली। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। लोगों के शक को नजरअंदाज करते हुए विवान चील की पीठ पर चढ़ गया। विवान, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी बैठ जाओ। रणवीर चौंक गया। उसका चेहरा घबराहट से भर गया। वो जल्दी से आगे बढ़ा। ये विवान भी बहुत हिम्मती है। वाकई खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी की पीठ पर खड़ा हो गया। क्या ये मौत को बुलावा नहीं दे रहा? खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी की उड़ान इतनी तेज है कि आसमान में कोई ताकतवर इंसान भी शायद उसकी पीठ पर ठहर न सके। विवान एक जमीन का योद्धा, उसे डर है कि तेज हवा में उड़ने से पहले ही गिर जाएगा। गुस्से और हैरानी में रणवीर जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विवान के पास पहुंचने से पहले अगले ही पल उसका बढ़ा हुआ हाथ रुक गया। विवान खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी की पीठ पर स्थिर खड़ा था। तेज हवा उसके कपड़े उड़ा रही थी, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल नहीं हिल रहा था, जैसे वो जमीन पर चल रहा हो। ये कैसे हो सकता है? रणवीर इतना डर गया कि उसकी आंखें फटने को थीं और उसका मुंह ऐसा लग रहा था जैसे उसमें अंडा समा जाए। तुम्हें पता है, उसने भी अपनी ताकत को पूरी तरह इस्तेमाल किया था और फिर भी खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी की पीठ पर ठहरने के लिए उसे कसकर पकड़ना पड़ा था। विवान, एक प्रारंभिक योद्धा, ऐसा कैसे कर सकता है? सबके सामने विवान शांति से खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी की गर्दन तक पहुंच गया। रुको! मास्टर सोमदेव ने ठंडे स्वर में विवान को रोका। तुम खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी से कैसे बात करना चाहते हो? उसने विवान को गंभीर नजरों से देखा और शक भरे लहजे में पूछा। पहले तो उसे विवान से बहुत चिढ़ थी, लेकिन खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी पर विवान की अजीब हरकतें देखकर उसे इसकी परवाह करनी पड़ी। एक आम इंसान के लिए इतनी तेज रफ्तार से उड़ते खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी की पीठ पर चलना नामुमकिन है। उसमें जरूर कुछ खास बात है। इस वक्त बाकी लोग भी गंभीर हो गए। एक एक करके अपनी सांसें रोककर विवान को देखने लगे, खास तौर पर श्रद्धा, जो मन ही मन इसका इंतजार कर रही थी। इन दिनों विवान और श्रद्धा की अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसे हल्का सा एहसास था कि विवान बहुत खास है। वो जो कहता है उसे सचमुच कर सकता है। एक एक करके सबकी सांसें थम गईं। सब विवान को घूर रहे थे कि वो खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी से कैसे बात करता है। कोई बात नहीं, मैं यहीं रहूंगा। मास्टर सोमदेव के रोकने पर विवान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो सीधा खड़ा रहा। फिर वो थोड़ा नीचे बैठा और अपने हाथ से खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी के पंखों को छुआ। उसका व्यवहार इतना नरम था जैसे उसमें कोई जादू हो। सबकी सांसें थम गईं। उनकी आंखें खुली की खुली थीं, डर और हैरानी से भरी हुई। क्या विवान सचमुच जानवरों को काबू करना जानता है? क्या वो खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी से बात कर सकता है? ये तो कमाल है। नहीं, ये नामुमकिन है। वो जानवरों को काबू करना कैसे जान सकता है? सार्थक की हथेलियां पसीने से भीग रही थीं और उसकी सांस फूल रही थी। तभी विवान ने अचानक सिर उठाया।
सब चौंक गए। विवान को घबराहट भरी नजरों से देखते हुए उसने सिर उठाया और खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी के कान में पुकारा, खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी, खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी जिसने अभी तुम्हें चोट पहुंचाई, अगर तुम सुन रहे हो तो उसे अपनी पीठ से उतार दो और उसे कड़ी सजा दो। धम। पल भर में सब एक एक करके हैरान रह गए, लगभग पागल हो गए। सबको लगा कि विवान ने जानवरों को काबू करने का कोई खास तरीका सीखा है। सब बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। कौन जानता था कि उसका तथाकथित बात करना बस खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी के कान में बोलना है। अरे ये कैसी बातचीत है? खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी एक खतरनाक जानवर है। अगर तुम्हारी बातें समझ सकता तो हर कोई पशु प्रशिक्षक बन जाता। तुम्हारी क्या जरूरत? लोगों को चक्कर आ रहा था और वो अपने दिमाग की शिकायत नहीं कर पा रहे थे। विवान, यही है तुम्हारी बातचीत? रणवीर के चेहरे पर काली लकीरें उभर आईं और उसने विवान को घूरा। क्या ये आदमी सबको बेवकूफ समझता है? हाँ 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 हाँ, मैं हंस हंस कर पागल हो जाऊंगी। अरे भगवान! दिव्या राजकुमारी की हंसी के आंसू निकल आए। विवान, तुम मजाक कर रहे हो ना? सार्थक के दिल का बोझ हल्का हुआ और वो फिर से जिंदा दिल हो गया। उसने क्रूरता से कहा, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। विवान ने सिर घुमाया और सार्थक को देखा। उसकी आंखें मजाक से भरी थीं। मुझे सावधान रहना चाहिए? हाँ हाँ, मुझे किस बात का डर? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। सार्थक पूरी तरह शांत हो गया और घमंड से बोला, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी ने दहाड़ मारी, जैसे उसे विवान की बात समझ आ गई हो। उसका शरीर अचानक जोर से हिलने लगा। सबके चेहरे बदल गए। वो हक्के बक्के रह गए। क्या हो रहा है? एक एक करके सबने चील की पीठ कसकर पकड़ ली। सार्थक ने भी ऐसा ही किया। उसने खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी के पंख दोनों हाथों से पकड़े, लेकिन अचानक पंख से जबरदस्त झटका आया। इससे पहले कि वो कुछ करता, वो हवा में उड़ गया और बादलों में गिर गया। नहीं, मेरी मदद करो! सार्थक डर से चीखा और बादलों के नीचे से उसकी तीखी आवाज गूंजी। फिर खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी का हिलना बंद हो गया और सब शांत हो गए, लेकिन उनके दिल बिल्कुल शांत नहीं थे। उनके मन में हलचल मची थी। ये क्या हो रहा है? क्या खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी ने सचमुच विवान की बात समझ ली और जिसने उसे चोट पहुंचाई उसे अपनी पीठ से हटा दिया? इस वक्त सब बेवजह डरे हुए थे, शांत नहीं हो पा रहे थे। मास्टर सोमदेव, जाओ, सार्थक को बचा लो, रणवीर ने जल्दी कहा। अगर सार्थक यहीं मर गया तो दक्षिणी राजा को वापस जाकर क्या जवाब देगा? मास्टर सोमदेव ने खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी की गर्दन थपथपाई। खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी ने सिर घुमाया और मास्टर सोमदेव के आदेश से बहुत नाराज लग रहा था। इस वक्त मास्टर सोमदेव को भी समझ आ गया कि सार्थक ने ही खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी को चोट पहुंचाई थी, लेकिन इस बार खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी ने उसकी बात नहीं मानी। धर्मवीरपुर के राजा, खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी मेरी बात नहीं मान रहा, मास्टर सोमदेव ने असहाय होकर कहा। हालांकि खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी एक खतरनाक जानवर है जिसे उन्होंने काबू किया है, लेकिन उनका रिश्ता गुलामी का नहीं बल्कि दोस्ती का है। वो जो नहीं करना चाहता वो नहीं करता। विवान, खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी तुम्हारी बात समझता है। उससे कहो कि सार्थक को बचा ले। सार्थक यहां नहीं मर सकता। रणवीर ने बेचैनी से विवान को देखा। अब वो सिर्फ विवान पर भरोसा कर सकता था। खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी मेरा पाला हुआ जानवर है। भले ही वो इस लड़के की बात समझ ले, लेकिन जो वो नहीं करना चाहता वो नहीं करेगा, चाहे ये लड़का कुछ भी कहे। मास्टर सोमदेव ने ठंडी सांस ली। इस लड़के की वजह से ही खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी ऐसा हो गया है। यहाँ तक कि उनकी बात भी खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी नहीं सुनता। विवान की बात का क्या असर होगा? मजाक है। खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी, उस लड़के को सबक सिखाओ, लेकिन उसे सचमुच मार मत डालो। धर्मवीरपुर के राजा को बहुत परेशानी होगी। चूंकि धर्मवीरपुर के राजा रणवीर ने बोल दिया, विवान कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार रणवीर, जिसने वीरेंद्र के राजा का नेतृत्व किया था, उसकी देखभाल करता था। वैसे भी यहां सार्थक को मारना ठीक नहीं था। विवान की बात सुनकर खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी ने नाखुशी से चिल्लाया। फिर उसका शरीर अचानक मुड़ा और बादलों की ओर झपटा। क्या उसने सचमुच सुन लिया? सब हक्के बक्के और हैरान थे। अभी अभी मास्टर सोमदेव के आदेश पर भी खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी ने उनकी बात नहीं मानी।
विवान ने ऐसा कैसे कहा कि वो चला गया? ये तो हैरान करने वाला है। इनमें से सबसे ज्यादा हैरान मास्टर सोमदेव थे। क्या विवान पशु प्रशिक्षक है या वो खुद? ऐसा लगता है जैसे खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी को विवान ने पाला हो। खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी कितना तेज है। पलक झपकते ही लोग सार्थक को गिरते देख सकते थे। नाराजगी भरी दहाड़ के साथ खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी सार्थक के पहाड़ों में गिरने से पहले नीचे झपटा। उसके खूनी पंजों ने सार्थक की कमर पकड़ ली और फिर से ऊपर उड़ गया। सार्थक को जल्दी ऊपर लाओ। सार्थक को देखते हुए, जो इतना डर गया था कि बोल नहीं पा रहा था, रणवीर ने जल्दी कहा। खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी 2 बार चहका। विवान ने कहा, खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी कहता है कि वो सिर्फ सार्थक को साथ उड़ा सकता है। रणवीर ने ठंडी हवा में कांपते सार्थक को देखा और असहाय होकर आह भरी। जब तक सार्थक मर नहीं जाता, उसका हिसाब हो जाएगा। चील की पीठ पर वापस विवान पालथी मारकर बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन इस बार कोई भी उसे हल्के में नहीं ले रहा था। सब हैरानी भरी नजरों से विवान को देख रहे थे और उनके दिल में बहुत हलचल थी। खतरनाक जानवर से बात करने की उसकी काबिलियत ने सबको चौंका दिया था। जब विवान खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी की पीठ पर लेटा था, सौरभ नहीं चाहता था कि विवान सार्थक की तरह चील की पीठ से गिर जाए, वरना उसे डर था कि वो खतरे में पड़ जाएगा। सौरभ ने विवान को गौर से देखा। अब तक उसे समझ नहीं आया कि विवान खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी से कैसे बात करता है। हालांकि स्वर्ग लेवल का खतरनाक जानवर थोड़ा समझदार होता है, फिर भी वो इंसानों से सिर्फ आसान तरीके से बात कर सकता है। यहाँ तक कि मास्टर सोमदेव जैसे पशु प्रशिक्षक भी शायद अपने पालतू जानवर से इतनी आसानी से बात न कर पाए। लेकिन विवान ने कर दिखाया। उसमें जरूर कोई खास रहस्य होगा, वरना ऐसा करना मुमकिन नहीं। यह सोचकर सौरभ का दिल थोड़ा पिघल गया। तुम्हें पता है, राजधानी छोड़कर सेना में भर्ती होने से पहले ही विवान की प्रतिभा को सबने पहचान लिया था और सुना है कि पिछले कुछ सालों में विवान को अपनी ताकत का एहसास नहीं हुआ। आर्यव्रत ट्रेनिंग कॉलेज में उसे बेकार कहा जाता था, लेकिन बाद में सिर्फ 6 महीने में उसने अपनी ताकत में कमाल की तरक्की की और आर्यव्रत ट्रेनिंग कॉलेज की चैंपियनशिप जीत ली। अब वो खतरनाक जानवरों से बात कर सकता है। ये सब दिखाता है कि पिछले 6 महीनों में विवान को कोई खास मौका मिला होगा, जिससे वो इतना बदल गया और इतनी तरक्की कर सका। लगता है हम इस लड़के को जल्दी नहीं मार सकते। हमें कोई सुनसान जगह ढूंढनी होगी और उसे परेशान करके देखना होगा कि उसे क्या मौके मिले हैं। सौरभ ने मन ही मन सोचा। हाल के सालों में सौरभ ने मायालोक राज्य की सीमा पर कुछ जोखिम भरे कारनामे भी किए हैं। वो अच्छी तरह जानता है कि कुछ पुराने अवशेष या ताकतवर चीजें एक योद्धा को कितना बदल सकती हैं। इस हंगामे के बाद कई लोग शांत हो गए, यहाँ तक कि दिव्या राजकुमारी भी विवान को अजीब नजरों से देख रही थी। विवान, क्या खूनी पंजों वाला हरा विशाल दानवी पक्षी को सचमुच सार्थक ने चोट पहुंचाई थी? श्रद्धा ने एक्साइटमेंट से पूछा। वरना तुम क्या सोचती हो? विवान हंसा। विवान, तुम्हें और सावधान रहना चाहिए। शाही महल में सार्थक को अपमानित करने से पहले तुमने अभी उसका भांडा फोड़ा, जिससे वो इतनी मुश्किल में पड़ गया। सुना है वो बदला लेने वाला इंसान है और तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा। जब तुम रक्त आत्मा कुंड में हो तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना, श्रद्धा ने चेतावनी दी। दिव्या राजकुमारी ने कहा, चिंता मत करो। दानव और रक्त पशुओं से भरा खतरनाक पर्वत श्रृंखला में मायालोक राज्य के कई सेनापति और सैनिक हैं। जब तक तुम रक्त आत्मा कुंड तक पहुंच जाओगे, सार्थक तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। उम्मीद है, विवान ने मुस्कुराकर कहा। धर्मवीरपुर के राजा रणवीर के सामने भी सार्थक कुछ करने की हिम्मत करता है। विवान को यकीन नहीं कि रक्त आत्मा कुंड सुरक्षित होगा, और वैसे भी कुछ लोग सार्थक से भी ज्यादा उसे नुकसान पहुंचाने को बेताब हैं। सार्थक को सबक सिखाना और मुझे परेशान न करना ठीक है। अगर तुमने मुझे उकसाया तो इतना आसान नहीं होगा। विवान ठंडी मुस्कान के साथ हंसा और उसकी आंखों में ठंडक भरी चमक थी। दानव और रक्त पशुओं से भरा खतरनाक पर्वत श्रृंखला मुख्य भूमि के उत्तर पश्चिम में एक बहुत भव्य पर्वत श्रृंखला है। ये उत्तर पश्चिम के 5 देशों से होकर गुजरती है और इसकी लंबाई लगभग 1 लाख ली है। इसका इलाका बहुत बड़ा है और यहाँ जीवन शक्ति बहुत है। ये 5 उत्तर पश्चिम देशों के बीच एक लंबे अजगर की तरह फैली है।
महान मायालोक राज्य सहित 5 उत्तर पश्चिम देशों में हर साल ढेर सारे योद्धा साहसिक कामों के लिए दानव और रक्त पशुओं से भरा खतरनाक पर्वतों में जाते हैं। बहुत से योद्धा वहां मर जाते हैं, लेकिन कई योद्धा ऐसे भी हैं जो कमाल का खजाना हासिल करते हैं। इसके अलावा कुछ बड़े कुल भी दानव और रक्त पशुओं से भरा खतरनाक पर्वतों में बसे हैं। मिसाल के तौर पर 5 उत्तर पश्चिमी देशों में सबसे मशहूर दानव और रक्त पशुओं से भरा खतरनाक पर्वत श्रृंखला की सीमा पर बना बताया जाता है। ऐसी भी अफवाहें हैं कि रक्त दानव संप्रदाय का मुख्यालय, जो 5 उत्तर पश्चिमी देशों के लिए तबाही मचाता है, वो भी दानव और रक्त पशुओं से भरा खतरनाक पर्वतों की गहराई में है।